नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 24 के चुनाव ने आज अचानक से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लिया है। मोदी ने इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद वाले ऑक्शन और कांग्रेस के हिडन एजेंडे से जुड़ा बहुत बड़ा क्लेम किया है। मोदी विरोधी गुट के इन दोनों टॉप सीक्रेट्स के लीक होते ही 24 में मोदी की सीटों में बम्पर इजाफा हो गया है। अब आप पूछेंगे कैसे, क्या है ये दोनों खुलासे? खुलासा नंबर 1 40 सेकंड के एक वीडियो से हुआ है। ये वीडियो मोदी का नहीं, राहुल का नहीं, ये वीडियो है गांधी परिवार के सबसे करीबी और राहुल गांधी के मेंटर सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा देश में इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लागू करने की वकालत कर रहे हैं। वो हिंट दे रहे हैं कि अगर 24 में कांग्रेस की सरकार आ गई तो किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद जब उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को मिलेगी तो उसका आधा हिस्सा उसे सरकार को टैक्स के तौर पर देना होगा। दूसरा बड़ा खुलासा खुद मोदी ने किया। इंडी गुट के 1 ईयर 1 PM वाले फॉर्मूले को एक्सपोज कर दिया है। क्या है इन दोनों खुलासों का सच और कैसे इन दोनों खुलासों ने 24 में मोदी का रास्ता एकदम क्लियर कर दिया है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी को 400 का गिफ्ट राहुल ने दे दिया, आज ही दे दिया। कैसे? मोदी की हैट्रिक का रास्ता राहुल की पार्टी ने खुद ही साफ कर दिया, आज ही कर दिया। कैसे? कांग्रेस ने एक ऐसा सेल्फ गोल कर लिया जिससे मोदी का ग्राफ ऑटोमेटिकली बढ़ गया। कैसे? यह नाम बहुत गौर से पढ़िए, अंकल सैम। हिंदुस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी नाम ने मोदी के 400 का रूट क्लियर कर दिया है। कांग्रेस का 24 वाला हिडन एजेंडा, टॉप सीक्रेट प्लान खुद राहुल के सबसे करीबी ने लीक कर दिया। कांग्रेस जो फैक्ट बता नहीं रही थी, जिसे छुपाए जा रही थी, राहुल के राइट हैंड कहे जाने वाले शख्स ने पब्लिकली उस फैक्ट का सीक्रेट खोल दिया। कांग्रेस का 24 वाला टॉप सीक्रेट लीक करने वाले शख्स का नाम है सैम पित्रोदा और नंबर 2 पर जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है इनहेरिटेंस टैक्स। हिंदी में इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब हुआ विरासत। तो क्या कांग्रेस की नजर सत्ता में वापस लौटने के बाद आपकी विरासत पर है? इसका खुलासा उन सैम पित्रोदा ने किया है जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और राहुल के खासम खास हैं। आपने सैम पित्रोदा को हाल फिलहाल में राहुल की विदेश यात्रा के दौरान खूब देखा होगा। डिनर टेबल पर भी साथ साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ साथ, विदेश में बैठे मोदी विरोधियों से मीटिंग के वक्त भी दोनों साथ साथ। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का जो टॉप सीक्रेट प्लान लीक किया है वो सुनने से पहले आपको ये तस्वीरें दिखानी इसलिए जरूरी हैं ताकि आप समझ सकें कि जो बातें सैम पित्रोदा कह रहे हैं उनका सीधा कनेक्शन गांधी परिवार से ही है। सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। वो 1987 में राजीव गांधी के सलाहकार रह चुके हैं। करीब 1 दशक तक राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं। गांधी परिवार से उनकी नजदीकी इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रही है। वही सैम पित्रोदा राहुल गांधी के मेंटोर भी हैं। फॉरेन टूर पर राहुल कब जाएंगे, किससे मिलेंगे, कहां जाएंगे, ये सब सैम पित्रोदा ही फाइनल करते हैं। मगर अब सैम पित्रोदा का एक ऐसा बयान आया है जिसने न सिर्फ 24 के चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दिया है, बल्कि बीजेपी तो ये तक कह रही है कि सैम पित्रोदा ने ऑन कैमरा कांग्रेस का डेंजरस प्लान भी लीक कर दिया है। पहले आप सैम पित्रोदा का ये बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। अमेरिका देयर इज ए इनहेरिटेंस टैक्स। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. When we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies.
सैम पित्रोदा का इतना कहना था कि हिंदुस्तान की सियासत में विरासत टैक्स वाला भूचाल आ गया। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे कांग्रेस का 24 वाला सीक्रेट प्लान बताकर राहुल को घेरना शुरू कर दिया। तो क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो आपकी आधी विरासत पर सरकार का कब्जा हो जाएगा? क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो देश के लोगों को विरासत टैक्स भरना पड़ेगा? क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो आपको अपनी मेहनत से बनाई गई संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार के खाते में डालना पड़ेगा? और क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी जीते जी भी और मरने के बाद भी देश के लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा? मोदी ने तो अब यही लाइन दे दी है। बीजेपी के पर्चे छप चुके हैं, मोबाइल पहुंचने लगे हैं। सैम पित्रोदा के सेल्फ गोल को कांग्रेस के खिलाफ फुल टॉस बनाकर मोदी ने बाकी बची 6 फेज की 441 सीटों पर पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला बयान 2024 में कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए गले की फांस बन चुका है। पहले तो कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर जैसे ही सैम पित्रोदा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस के खेमे में पैनिक मच गया। बुधवार सुबह करीब 9 बजे पवन खेड़ा का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले स्टेटमेंट को डिफेंड भी किया और उसके लिए शास्त्रार्थ वाले शब्दों का सहारा लिया, यानी भारत में ऐसे मुद्दों पर डिबेट की वकालत की। इसके बाद हो न हो सैम पित्रोदा को पहला फोन कॉल दिल्ली से ही गया होगा। कहा गया होगा कि जल्दी से सफाई दे दो, इससे पहले कि खेल बिगड़ जाए। फिर क्या था, बुधवार सुबह 10 बजे, फिर 10:05 पर, फिर 10:20 पर, 20 मिनट के भीतर भीतर सैम पित्रोदा को बैक टू बैक 3 पोस्ट करके सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस के असली एजेंडे को छिपाने के लिए यह लिखना पड़ा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब फ्रेम में एंट्री हुई जयराम रमेश की। उन्होंने सैम पित्रोदा के आखिरी पोस्ट के 24 मिनट बाद, यानी 10:44 पर एक हिंदी का लेख लिखा और कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद करीब 1:15 बजे जयराम रमेश ने देश के नाम अपना वीडियो संदेश जारी किया और मोदी को ही कोसना शुरू कर दिया। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए
प्रधानमंत्री चिंतित हैं, भौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये एक जानबूझकर उनकी रणनीति है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का सीक्रेट प्लान लीक न किया होता तो कांग्रेस सफाई देने के लिए इतनी तेजी से हाथ पैर नहीं मारती। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैमरा ऑन करके अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को मोदी मोदी करने के लिए न बुलाती। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल और राहुल की पार्टी के भीतर उनके अपने ही सैम पित्रोदा की वजह से हड़कंप तो मच चुका है और अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बस किसी तरह कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले इरादों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है और पूरी जिम्मेदारी से पूछती हूं, आपको दिक्कत क्या है? और हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे एक्सरे कराइए, पता तो करिए कौन कितना है और किसका कितना प्रतिनिधित्व है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो है, पेट में दर्द तो हो रहा है, मन में कौतूहल तो मचा हुआ है। इसी बात को तो उठाकर कह रहे हैं कांग्रेस आपकी कार ले लेगी, कांग्रेस आपका सोना ले लेगी, कांग्रेस आपका पैसा ले लेगी, कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी। कांग्रेस जानती है कि सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले 40 सेकंड के एक बयान के बाद 24 में कांग्रेस की तीसरी हार करीब करीब तय हो गई। इसलिए अब कांग्रेस विरासत टैक्स का ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ने वाली स्ट्रैटेजी पर लग गई है। मगर न राहुल, न जयराम रमेश और न पवन खेड़ा कोई ये नहीं बता रहा कि विरासत टैक्स लाने का असली आइडिया आया कहां से था, कब आया था और कौन लेकर आया था। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले अखबार के कुछ पुराने पन्ने खंगालने होंगे और साल 1985 में जाना होगा। तब अखबार की हेडलाइन पढ़िए, साफ साफ लिखा है गांधी एस्टेट टू ग्रैंड चिल्ड्रन। इस हेडलाइन की भी अपनी कहानी है। भारत में साल 1953 से लेकर 1985 तक एस्टेट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स का प्रावधान था। तब एस्टेट ड्यूटी एक्ट के तहत एस्टेट ड्यूटी टैक्स लिया जाता था। इस प्रावधान के तहत जिस संपत्ति की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा होती थी उस पर 85% तक का टैक्स देना पड़ता था, यानी उस संपत्ति पर टैक्स लगता था जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली हो। मगर साल 1985 में राजीव गांधी ने एस्टेट ड्यूटी टैक्स के प्रावधान को एबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया। और यहां पर जयराम रमेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि साल 1985 में एस्टेट ड्यूटी टैक्स एबॉलिश होने से पहले कुछ हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद कुल $1,73,000 यानी आज के समय के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वाली संपत्ति विरासत के रूप में उनके 3 पोते पोतियों यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को दे दी गई थी। और इसके बाद राजीव गांधी के पहले बजट में एस्टेट ड्यूटी टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया। यानी पहले इंदिरा गांधी की संपत्ति ट्रांसफर हुई, उसके बाद उस सिस्टम को खत्म किया गया। तो पित्रोदा जी जो कह रहे थे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे ताकि आप ये मान जाए सिस्टम। अब बाद में उनको समझ आया कि भाई इसका रिएक्शन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो पित्रोदा हमारे लिए काम नहीं करता, पता नहीं वो अपने क्यों कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड क्या कहता है? राहुल गांधी कहते हैं सर्वे होना चाहिए, फिर कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। उनके मेंटर, क्योंकि वो खुद कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी प्रक्रिया है। ये पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच। अच्छा। ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। आज चौथी पीढ़ी जो है
ये सोच लेके जा रहा है कि जो लाइसेंस राज, कंट्रोल राज, पॉवर्टी राज की संपत्ति आप सबका हो, पर भाई हम डिसाइड करेंगे कि आपकी संपत्ति आपके साथ रहेगी या नहीं। और अगर हमें लगता है कि आपकी संपत्ति का अधिकार किसी को और को होता है, ये भी हमारा हक है कि आपकी संपत्ति कहाँ जाए। जी, मगर फिर साल 2012 आते आते कांग्रेस फिर से विरासत टैक्स की वकालत करने लगी। 2013 में पी चिदम्बरम इनहेरिटेंस टैक्स पर डिबेट की बैटिंग करने लगे। कांग्रेस तब खुलकर ऑफिशियली इस लाइन पर चलने लगी क्योंकि चिदम्बरम तब देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। The concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. और अब सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का आइडिया क्वाइन करके हिंट दे दिया है कि 24 के लिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। कांग्रेस भले ही पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का 2019 वाला स्क्रीनशॉट घुमाकर विरासत टैक्स का ठप्पा बीजेपी पर लगाना चाह रही हो, बार बार एक ही यूट्यूब का लिंक अपनी टाइमलाइन पर घुमाकर बचना चाह रही हो, मगर ऐसा करके वो अपने फैक्ट चेक से नहीं बच सकती, मोदी पर टोपी ट्रांसफर नहीं कर सकती। उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है। आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कल तूफान इनके यहां क्यों मच गया, जब मैंने कहा कि अर्बन नक्सल, शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, तो उनको लगा कि कुछ अमेरिका कहना चाहिए। ये मोदी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरफ मुड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। कांग्रेस इस सच को नहीं झुठला सकती कि विरासत टैक्स आया भी कांग्रेस के जमाने में ही था, गया भी कांग्रेस के जमाने में ही था। और अब 24 के लिए सैम पित्रोदा भी यही इशारा दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो विरासत टैक्स पर विचार किया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है,
वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। तो आपने क्यों मेहनत करनी है देशवासियों? अगर आपकी मेहनत की कमाई का लाभ आपको और आपके परिवार को और आपके देश के विकास को नहीं मिलेगा तो क्या राहुल गांधी की पार्टी को वसूली में मिलेगा? सैम पेट्रोडा इज अ गाइड, फिलोसफर, मेंटर एंड फ्रेंड ऑफ श्री राहुल गांधी एंड हिज फादर एज वेल। वो उस समय के उनके पिताजी के समय से हैं और देश से छिपा हुआ नहीं है। और जो सैम पेट्रोडा सोचते हैं वो कांग्रेस करके दिखाती है। किस प्रकार की चीजों के लिए किस भावना से प्रेरित है, बहुत साफ हो गया। विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंट टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंट टैक्स लेंगे। और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। और अब इसमें कुछ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इस पे ये कितनी भी सफाई दे लें, जिसे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो एक्सरे उनके हाईटेक गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी के उस एक्सरे का मीनिंग भी साफ कर दिया है, उससे भारतीयों के जान और माल दोनों को खतरे में पड़ने की गारंटी एकदम साफ हो गई है। और अब एक्सरे इज कंप्लीट, अब वो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा लें तो अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी कहा है उसे सिर्फ विरासत टैक्स की नजर से मत देखिए, उसमें एक बिग पिक्चर भी है। इसे भी एक फैक्ट से समझिए। मार्च 2014 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक पहले तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली में 120 से 150 करोड़ की 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी थी। कांग्रेस ने उस वक्त यह फैसला तुष्टीकरण के चक्कर में लिया था ताकि चुनाव में फायदा हो सके। और बीच चुनाव कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जो बात कही है उसमें भी तुष्टीकरण की बू आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि मुस्लिम वर्ग अपने धर्म के मुताबिक शायद ऐसे किसी कानून को न माने। यानी अगर कांग्रेस ऐसा कोई टैक्स लेकर आई तो घाटा हिंदुओं का ही होगा। बीजेपी अब सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाली थ्योरी को 24 का सबसे बड़ा हथियार बना चुकी है। मगर यह इकलौता हथियार नहीं है। मोदी के तरकश में कई और तीर हैं और मोदी इसका जिक्र हर चुनावी सभा में, हर चुनावी रैली में कर रहे हैं। और वो तीर है कांग्रेस के वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले हिडन एजेंडे पर हमला करना। कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। कांग्रेस बुधवार सुबह से ही यह नैरेटिव घुमा रही है कि मोदी तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर घबरा गए हैं। मोदी तो राहुल की बातें सुनकर पैनिक में आ गए हैं। राहुल जब एक कॉन्क्लेव के लिए पहुंचते हैं तो वो भी वहां पर माइक ऑन करके यही स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। एक्सरे करना है, एक्सरे कर दूंगा, यही रिपीट करते हैं। नरेंद्र मोदी को देखिए,
जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। यह मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह आप बात समझ लीजिए। यह अब मेरा लाइफ का मिशन है। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। राहुल एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच ही हैं। कांग्रेस की नजर देश के लोगों की संपत्ति पर है, तुष्टिकरण पर ही है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा सिर्फ इतना ही नहीं है, वो तो ओबीसीज के हिस्से का आरक्षण भी धर्म विशेष में बांटने वाले प्लान पर काम कर रही है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग, हर कास्ट और समुदाय को ओबीसीज की लिस्ट में डाल दिया गया है। कि कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग की हर कास्ट और समुदाय को ओबीसीज की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दे रही है। किस आधार पर यह कोटा दिया जा रहा है, इस मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कर्नाटक सरकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। मोदी कांग्रेस के इसी हिडन एजेंडे की बात लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह नहीं बता पा रही कि मुसलमानों को आरक्षण किस आधार पर दिया गया। मगर राहुल क्या फैला रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। मगर सच तो यह है कि कांग्रेस के 24 वाले टॉप सीक्रेट मिशन की पोल खुद राहुल के सबसे खासम खास सैम पित्रोदा ने ही खोल दी है और बाकी का काम, बाकी का खुलासा मोदी पब्लिक के बीच जा जाकर कर रहे हैं। 24 में 400 पार क्यों जरूरी है, किन किन के लिए जरूरी है, डंके की चोट पर सब बता रहे हैं। 24 के इस चुनाव ने कांग्रेस पार्टी की कलई देश के सामने खोल कर रख दी है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा
खतरनाक हिडन एजेंडा अब खुल करके देश के सामने आ चुका है। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है तो में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें? नाम तो बताना चाहिए भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपको देना है तो ये मोदी है, दीजिए। कहा कि नहीं कहा? आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। इतना बड़ा देश किसको देना, इसका देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो ना, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है, मोदी आपके सामने है और सब लोगों ने कहा है कि भाई मोदी हमारा उम्मीदवार है। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे? तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर